नमस्कार। चुनाव जंक्शन का बिहार इलेक्शन सीरीज में मैं स्वागत करता हूं चिदानंद। मेरे साथ है पॉलिटिकल थिंकर्स फोरम के रविराजन। हम दोनों आज डिस्कशन करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। आज का मुद्दा है बिहार इलेक्शन को लेकर जो कुछ सर्वे मार्केट में आया है और जिस सर्वे को लेकर ज़्यादातर चर्चा हो रहा है। हम जब ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले एनडीए सरकार ने जीविका मिशन के बारे में 75 लाख जो महिला हैं बिहारी महिला हैं उनको 10-10 हज़ार वन टाइम पेमेंट एनुअली कर चुके हैं। तो उसका फाइंडिंग नहीं है, उसके पहले का जो सर्वे है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सर्वे है इंडिया टुडे का जिसके एक कन्क्लेव हो गया है, उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे जैसे प्रदीप गुप्ता जो जाने माने सर्वे करते हैं, यशवंत देशमुख, अमिताभ तिवारी, मारिया सर्किल, ये सब डिस्कशन करते हैं। उसका एक छोटा सा सर्वे है, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। और एक सर्वे है अमिताभ तिवारी का, वोट बाइब्स उनका एक संस्था है, वो एक डिटेल सर्वे किए हैं। जस्ट हम सितंबर में लास्ट में हैं और कुछ दिनों पहले एक सर्वे का फाइंडिंग आया था एक चुने हुए पीरियड में। उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे। रवि, पहले जाता है वोट बाइब के सर्वे में। उस सर्वे में क्या फाइंडिंग्स है थोड़ा बता दें। नमस्कार। जो अभी वोट वाइब का सर्वे आया है मतलब उसमें देखेंगे चेंजेस तो हुए हैं। जो पिछले महीने के जो सर्वेस थे, जो उसके रिजल्ट थे, उससे कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि अभी कुछ अगर हम लोग देखेंगे जो चुनावी मुकाबला है, जो प्रतिस्पर्धा है, अगर हम देखेंगे एनडीए को अभी 36.2% के साथ जो वोट मार्जिन है मतलब 36.2% उनको मिल रहा है और वहीं महागठबंधन को 35.8%। वेरी क्लोज। और इसमें अगर हम देखें जनसुराज पार्टी को 8.7% वोट शेयर के साथ, तो लोग बोल रहे हैं कहीं जनसुराज किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं आ सकता। लेकिन जो अभी भी प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी है ये कहीं मतलब ऊपर मतलब और नीचे आते जाते दिख रहा है। और इसमें अगर हम लोग जब आगे जाएंगे, जब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो मुद्दा है, जो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो पिछले महीने किस मुद्दे पर था और अब किस मुद्दे पर वो मतलब लड़ा जाएगा, वो देखना है। और हम लोग अगर जाति आधारित जो हमारा जो मतदान का जो सर्वे है वो तो हम लोग लगभग जानते हैं कि जो मुस्लिम और जो एमवाई कम्बिनेशन है वो महागठबंधन के साथ है और जो उच्च जातियां हैं वो अभी भी मतलब एनडीए के साथ है। ओबीसी जो है एनडीए के साथ 43% और महागठबंधन 36% का मतलब डिफरेंस है। और जब हम आगे डिस्कशन करेंगे इसमें तो जो हम लोग पॉपुलैरिटी के बाद जो करेंगे तो नीतीश कुमार की क्या पॉपुलैरिटी है जो सीएम फेस, तेजस्वी यादव की क्या पॉपुलैरिटी है जो सीएम फेस, इसका भी तो अभी तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे रेस में 33.5% के साथ और नीतीश कुमार 24% के साथ। और प्रशांत किशोर अभी जैसे उनका लास्ट में 10% था, अभी वो 13.7% के साथ आगे आ रहे हैं। जैसा हमने बात किया कि मुद्दे पर भी वो डिस्कशन करेंगे, तो अभी भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है जैसे हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं, पलायन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। पहले हम अब स्क्रीन में अब देखेंगे कि जो सर्वे हुआ था उसका एक स्क्रॉलिंग चल रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ डू यू सी द लेवल ऑफ एंटी एंड प्रो इनकम्बेंसी विद रिगार्ड्स टू द सीएम नीतीश कुमार लेड एनडीए गवर्नमेंट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में संबंध में आप सत्ता विरोधी और समर्थक स्तर का किस प्रकार देखते हैं। मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ वो 48% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उनका जो 2005 से अभी तक है वो 48% है, लगभग 50% के ये। और उनका पॉजिटिव में है 27% और 20% ऐसे है जो कुछ नहीं निर्णय ले पा रहे हैं। थोड़ा इसका डिटेल में जाएंगे रविराजन के साथ जी। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो रूरल और अर्बन का डिवाइड है उसमें भी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सेम है, सिमिलर है 48% के साथ एंटी इनकम्बेंसी। तो इट इज़ नेचुरल, मतलब इट इज़ हाँ नेचुरल कि ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा मतलब मीडिया को एक्सेस है उनको ज़्यादा है या फिर रूरल लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर वहाँ भी दोनों तरफ वो लगभग बराबर है। अगर न्यूट्रल की बात करें तो ग्रामीण में न्यूट्रल 5% ज़्यादा है। मतलब अगर हम जेंडर बेसिस पर भी देखें तो लगभग एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो इसमें भी 48% मेल एंड फीमेल दोनों सोचते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ में। और मतलब न्यूट्रल वही मेल और फीमेल दोनों भी लगभग बराबर है, 20 और 22% के पास। मतलब फीमेल भी 22% मतलब न्यूट्रल है। और प्रो इनकम्बेंसी का अगर हम देखें तो जो मेल है 29% ये सोचते हैं कि नहीं मतलब सरकार ठीक है और 25% महिलाएं सोचती हैं कि सरकार ठीक है। पर इसमें भी हम देखते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है
अभी सबसे ज़्यादा है, जो कि 48% मेल और फीमेल 50% दोनों। अगर हम एज ग्रुप के अनुसार देखें तो लगभग 18 से 24 साल के जो युवा हैं उनमें 57% एंटी इनकम्बेंसी, जो जेन जी, जो हाँ अब जो जेन जी बोल सकते हैं, 18 से 24 साल, जो कि 2000 के बाद इनका जो जन्म हुआ, जो काइंड ऑफ फर्स्ट और सेकंड टाइम वोटर्स होंगे, जो शुरू से नीतीश कुमार को ही देखते हैं। जी, मतलब बिल्कुल, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक को देखते थे, जैसे नीतीश कुमार को बिहार में, मतलब बिल्कुल। तो इनमें सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है 57%। वहीं हम अगर 25 से 34 वर्ष के एज ग्रुप में देखें तो 51% एंटी इनकम्बेंसी, इसमें भी काफी ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% है। अगर हम 35 टू 44 ईयर्स के एज ग्रुप के अगर वोटर्स की बात करें तो उसमें 46% लोग सरकार के अगेंस्ट में सोचते हैं, और 45 टू 54 ईयर्स में लगभग 44% लोग सरकार के अगेंस्ट में सोच रहे हैं। वहीं 55 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उसमें थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी कम है, मात्र 33% लोग सोचते हैं सरकार के खिलाफ में। अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें, जो सोशल सेक्टर है, जो कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जो कि 64% है। अगर हम अपर कास्ट में देखते हैं तो अपर कास्ट में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सबसे कम है, जो कि 33%। वही ओबीसी वर्ग में यह एंटी इनकम्बेंसी 51% है, और एसटी और एससी में, एसटी में 39% और एससी में 41%। हालांकि एसटी यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, तो एससी हमको सिग्निफिकेंट मानकर चलना पड़ेगा, जिसमें 41% एंटी इनकम्बेंसी है। अभी आपने देखा कि सीएम फेस को लेकर कितना बवाल मचा है, वो एंटी इनकम्बेंसी रहा है, क्योंकि ये गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है बहुत एस्पायरिंग है। कोई बोलता है बीजेपी का सीएम होना चाहिए, तो ये एंटी इनकम्बेंसी खिलाफ जो नीतीश कुमार के है, वो एनडीए में किसका स्थान क्या रहता है वो डिफाइन कर सकता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर विधायक चुनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तब अब आता है कि विधायक क्या रहे। अपने जो विधायक होता है, कभी कभी देखते हैं जो अच्छे मुख्यमंत्री है, जैसे नवीन पटनायक थे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, ये बहुत सारे एमएलए को चेंज कर देते थे इलेक्शन के बाद। तो अभी हम बिहार में एक ऐसा फाइंडिंग पा रहे हैं कि ये एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे अपने जो अभी विधायक है उनके खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी है, उसके लिए भी एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे का फाइंडिंग क्या है वो रविराजन से हम जानेंगे। तो मतलब बेसिकली सर्वे का ये क्वेश्चन था, हाउ लाइकली आर यू टू वोट फॉर द इनकम्बेंट एमएलए इफ दे रन अगेन। जो आपके वर्तमान विधायक हैं, हाँ, उसको आप फिर से वो चुनाव लड़ते हैं तो कितने % लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो मात्र 31.8% ही लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो उनके वर्तमान विधायक हैं वो उनको फिर से लड़ना चाहिए, और 53.5% लोग जो चाहते हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इससे ही हमको साफ पता चल रहा है कि जो चुने हुए जो एमएलए हैं वो महागठबंधन के हों या फिर एनडीए के हों, उसके अगेंस्ट में लोग का ये सोच है। और अगर हम यह परसेंटेज अगर देख लें अर्बन और रूरल में, तो 31% अर्बन में और 32% रूरल में लगभग सेम है। लोग चाहते हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि 57% अर्बन में और 52% रूरल में चाहते हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब हम अगर पहले मेल की अगर बात देखें तो 32% मेल वोटर्स चाहते हैं कि उनके जो विधायक हैं वो रिपीट हो, हाँ, और 55% मेल वोटर्स चाहते हैं कि उनके जो विधायक हैं वो बदलना चाहिए। और सिमिलरली बिग साइन मोर देन 50% कि जो भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे लोग कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं। तो ये दिक्कत कर सकता है। अगर कोई एमएलए बार बार जीतता है, उसका कोई पकड़ है और फिर आपको उसको चेंज करके किसी युवा को और नए को देते हैं, तो वो एक विद्रोही बन सकता है। और बिहार में विद्रोही पॉलिटिक्स अगर हो जाए तो बहुत कुछ समीकरण है जो उल्टा फेर हो सकता है। तो ये डिसीजन कितना पार्टी लोग ले सकते हैं वो एक बड़ा आह्वान है, उनके लिए चुनौती है। तो इसी में आगे जब बढ़ते हैं तो जैसा हमने जेएनजी की बात किया, इसमें जेएनजी को अगर छोड़ भी दे, बाकी सारे एज ग्रुप को मिला लें, तो लगभग सब में मोर देन 50% लोग ये चाहते हैं कि उनका एमएलए जो है, जो उनका विधायक है, उनको फिर से टिकट ना दिया जाए। अगर 18 टू 24 ईयर एज ग्रुप में बात करें तो 54% ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनका टिकट रिपीट ना हो। 25 टू 34 ईयर्स में लोग 57% चाहते हैं कि उनके एमएलए को फिर से टिकट नहीं दिया जाए। 35 टू 44 ईयर्स में 55% लोग चाहते हैं
कि उनके एमएलए को कंटिन्यू नहीं किया जाए, और 45 टू 54 ईयर्स में 52% चाहते हैं। ज्यादातर देखते हैं मैक्सिमम लोग में मोर देन एमएलए को टिकट नहीं देना चाहिए। जे आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री तौर पे किसको देखना चाह रहे हैं, वो एक सर्वे आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ में बड़े बड़े लड़ाई है, किस गैप है, किसका पार्टी पीछे है पर वो नेता आगे है, किसका पार्टी बहुत पीछे है पर नेता थोड़ा आगे है, किसका पार्टी का कुछ नहीं है पर वो अच्छा खासा नंबर है। इसको विस्तृत रूप में बताएंगे रवि। जब ये सर्वे गया था तो इसमें जो जो कैंडिडेट थे सीएम फेस के लिए, उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, राजेश राम, जीतन राम मांझी, दीपंकर भट्टाचार्य एंड अदर्स करके थे। तो अगर हम इसमें सबसे ज्यादा देखें तो तेजस्वी यादव को 33.5% लोग चाहते हैं ही इज मेंटेनिंग लास्ट 6 इयर्स जी नंबर 1 चेहरा। उसके बाद हम देखें तो नीतीश कुमार, भले ही लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम हो गई, एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है पर फिर भी वो दूसरे पोजीशन पर 24% के साथ हैं, खड़े हैं। उसके बाद हम अगर प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो वो 13.7% के साथ तीसरे नंबर पर हैं, और उसके बाद चिराग पासवान 8.3% के साथ। जो प्रशांत किशोर कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, हालांकि कुछ बाई इलेक्शन लड़े थे, पर कैंपेन ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखते हैं, उनका एक फैक्टर रहता है। और एक फैक्टर रहता है जो हम जैसे बिहार के बाहर जो रहते हैं, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उन लोगों से हम दोनों अभी बात किया था, वो लोग सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर को देखते हैं। उनका निम्न आयु वर्ग में से है पर उनका एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उनके ऊपर है। तो प्रशांत किशोर माइग्रेंट वोटर, नए वोटर, और जो बाहर के रहते हैं और बिहार का है पर बाहर के रहते हैं, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया है। तो उस हिसाब से सर्वे में उनका नंबर डबल डिजिट गया है। बिल्कुल। और पर इसमें सबसे मतलब बड़ी बात है जो गौर करने वाली है कि बीजेपी का इसमें कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि डबल डिजिट तक पहुंचा है। इनफैक्ट एनडीए में जो नीतीश कुमार है वो हैं, बाकी और कोई नहीं। जैसे सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के सबसे पॉपुलर फेस और सीएम के रेस में भी हैं, उनका मात्र 5.2% ही डेप्यूटी सीएम है। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि वो बीजेपी का सबसे पॉपुलर है। अभी तो लगता है राजीव प्रताप रूडी भी सबसे पॉपुलर फेस है। कभी राजीव प्रताप रूडी मतलब मे बी इन मतलब पॉलिटिकल स्फीयर वो एक बड़े नाम हो, क्योंकि अभी उन्होंने वो चुनाव जीता। सम्राट चौधरी उनके समुदाय से आते, लव कुश समीकरण में आता है, तो उनका पिताजी भी आरजेडी में थे, तो इसीलिए वो थोड़ा वोटर में उनका जाने पहचान है। तो हम लोग यहाँ पर मेन बेसिकली इसमें अगर सीएम फेस की बात करें तो 3-4 लोग को ही हम लोग मानकर चल सकते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और ये लगभग सेम समीकरण लगभग रूरल और अर्बन में भी है, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि अगर हम देखें मतलब अर्बन में नीतीश कुमार को 26% लोग चाहते हैं और वहीं रूरल में 22% है। तेजस्वी यादव रूरल और अर्बन में देखें तो अर्बन में इनका थोड़ा 32% है, रूरल में जो कि 35% है इनका। वहीं चिराग पासवान दोनों में बराबर है 8%, प्रशांत किशोर अर्बन में 15% और रूरल में 13%। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्बन में प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होता है, पर देखो 15 और 13 बहुत कम मार्जिन है। मैंने अर्बन में भी जितना भी पॉपुलैरिटी वो है वो, और रूरल में थोड़ा सा कम है। वो बेसिकली क्या है कि प्रशांत किशोर ने रूरल में वो खुद जाकर ट्रैवल किए हैं, हाँ, और अर्बन को सोशल मीडिया के तर्ज पे टाउन हॉल मीटिंग जैसे किया जाता है पॉलिटिक्स में, कोई भी यात्रा करो उसका एक इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल। तो उसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस जेंडर वाइज। हाँ ठीक है, अगर हम जेंडर वाइज देखते हैं तो तेजस्वी यादव को जो मेल वोटर्स है 35% चाहते हैं, फीमेल वोटर्स 32% चाहते हैं। नीतीश कुमार को अगर देखें तो फीमेल में ज़्यादा इनका पॉपुलैरिटी है जो कि 26%। जैसे हमने अभी आप वो स्टार्टिंग में बात की है, 10,000 रुपये जीविका दीदी को उन्होंने वो दिया, तो ये कहीं ना कहीं जीविका दीदी का जो सपोर्ट है नीतीश कुमार को मिलता है, इसीलिए ये 26% जो इनका जो महिलाएं चाहती हैं इनको एज ए सीएम फेस, मेल इनको 22% चाहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर को देखिए तो फीमेल 13% और मेल 15%, और चिराग पासवान 8% कांस्टेंट इसमें, सम्राट चौधरी फीमेल 6% एंड मेल 4%। अगर हम जो जेन जी की बात करें 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं वो नीतीश कुमार को 23% के आसपास लगभग चाहते हैं, और तेजस्वी यादव को 35.7% जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ये हमारे सीएम हो। और प्रशांत किशोर का इसमें इनका परसेंटेज 1% बढ़ा है जो कि 16.7% है, और इसमें चिराग पासवान का वोट परसेंटेज कम हो गया, और सम्राट चौधरी का भी जो कि 4% और 1% है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में तेजस्वी यादव का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा क्या ये काफ़ी कम हो गया। जैसे ओवरऑल 33% था,
सीनियर सिटीजन में जो इनकी पॉपुलैरिटी है जो सीएम फेस की, वह 25% पर है। वहीं नीतीश कुमार की 22 से बढ़ के इसमें 29%। तो जो तेजस्वी से घटा है वो नीतीश के आड़ हुआ है। बिल्कुल, ये सीनियर सिटीजन में है। तो वहीं अगर हम सोशल ग्रुप की बारे में बात करें तो इसमें कुछ कुछ जो सर्वे का जो परसेंटेज है ये काफ़ी ऊपर और नीचे है। अगर हम मुस्लिम वोटर्स को देखें तो इसमें 60% मुस्लिम वोटर्स चाहते हैं कि उनका सीएम फेस तेजस्वी यादव हो। वहीं अगर हम ओबीसी वोटर्स को देखें तो 37% चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हो और 24% ओबीसी वोटर्स चाहते हैं कि नीतीश कुमार हो। पर ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट जो वोटर है इसमें हमको मतलब बदलता हुआ दिख रहा है, जो कि सम्राट चौधरी का जो कि ओवरऑल परसेंटेज 5% के आसपास आ रहा था, इसमें अपर कास्ट जो वोटर है ये लगभग 16% चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम फेस हो। वहीं तेजस्वी यादव को 22% और नीतीश कुमार को 18%, लगभग ये चाहते हैं अपर कास्ट वोटर कि इनका ये सीएम फेस हो। मैं और एक बात इसमें बोलना चाहता हूं कि आप अगर देखेंगे वो यादव मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है, जो महागठबंधन का वोटर है वो उनका तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा मजबूत है। और एनडीए में देखेंगे बीजेपी जहाँ पे रहता है अपर कास्ट वोट तगड़ा रहता है। पर एमआई कॉम्बिनेशन उनका शुरू से ही 90 दशक से ही लालू के साथ रहा है, पर वो एमआई कॉम्बिनेशन नहीं जिता सकता है उनको इलेक्शन, वो बार बार हार जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ एमआई कॉम्बिनेशन उनका बेस है, पर जीतने के लिए जो कुछ प्लस चाहिए एमआई प्लस, उसमें तेजस्वी यादव थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो देखिए जो 2024 का साधारण जनरल इलेक्शन था, वहाँ पे यूपी में 4-5 लोगों को यादव को छोड़कर और कुछ चुने हुए मुस्लिम को छोड़कर अखिलेश यादव ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो नन यादव ओबीसी को ज़्यादा किए थे, दलित को किए थे और कुछ सामाजिक समीकरण को ध्यान दिए थे। तो उनका सीट 37 हो गया, जो 80 में से कुछ वो लड़े थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, 37 हो गया और कांग्रेस का भी फायदा हुआ। वो 80 से देखा जाए तो वो मेजोरिटी में रहे। ये क्यों आया कि उनका मुस्लिम वोट भी था और यादव वोट भी था, पर जब वो नॉन यादव ओबीसी और मुस्लिम के बाद जो छोटा छोटा ग्रुप है, तालुका है और दलित में कुछ तालुका है, एमवाई प्लस को चले तो उनका ये लाभ मिला। तो अखिलेश जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट अगर महागठबंधन में होता है और तेजस्वी यादव करते हैं एमवाई प्लस, तो उसका फायदा उससे मिलेगा। ये तगड़ा नहीं कि एमवाई है तो इसके लिए जीता जाएगा, एमवाई बेस है, एमवाई प्लस होने से जीता जाएगा। तो फिर हम चौथे सवाल को जाते हैं कि जैसे वोटिंग होता है तो किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए क्या को आधार बनाते हैं बिहार का वोटर वोट देता है, इसके बारे में जो सर्वे आया है वोट वाइब्स का, उसके डिटेल डिस्कशन करेंगे रवि जी। तो जो हम लोग वोटिंग लीवर की बात करते हैं, ये जो वोटर्स है वो किसको सोचकर मतलब वोट देने जा रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन था कि नीतीश कुमार जो नीतीश सरकार द्वारा किए गए कार्य को देखकर वोट देंगे, कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको देखकर वोट करेंगे, कि पीएम के फेस पर वोट करेंगे, कि लाभार्थी की स्थिति जो बेनिफिशियरी है जो भी सरकार की स्कीम है उसको देखते हुए वोट करेंगे, कि जो भी उनका लोकल कैंडिडेट होता है उसको देखकर वोट करेंगे, या फिर सिंबल पर वोट करेंगे, या फिर जाति और धर्म के बेसिस पर वोट करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि बिहार का जो वोट है वो जाति पर आधारित है, पर इस सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बिहार के वोटर्स हैं वो जाति से हट के भी बाकी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि जो नीतीश सरकार द्वारा किए गए कार्य है इस पे लगभग 20% लोग ऐसा सोचते हैं कि वो इसको देखकर ही वोट देंगे, और सीएम फेस पर 15% के आसपास लोग सोचते हैं कि वोट देंगे, और पीएम के फेस पर 17% और बेनिफिशियरी पर मात्र 1.6%। मोदी फैक्टर, जैसे वो चुनाव राज्य का हो रहा है पर मोदी का फैक्टर काम करता है जी, मतलब पीएम फेस मोदी वर्सेस राहुल गांधी का फेस देखेंगे तो ये डिसाइड करेंगे, लगभग 17% लोग जो हैं ये दोनों देखकर वोट करेंगे। जैसा अभी हमने बोला कि 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी को देंगे, तो ये बेनिफिशियरी है जो कि फ्रीबीज जो बोलते हैं, इस पर लोग कितने परसेंट वोट देंगे, तो 1.6% ही लोग सोचते हैं कि ये देखकर वोट देने जाएंगे। और कास्ट के बेसिस पर सर्वे के अनुसार यह आया है कि मात्र 1% लोग ऐसा हैं जो कि जाति और धर्म देखकर वोट देखने जाएंगे। पर जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा है डेवलपमेंट का इशू, उसको देखकर 23.6% लोग हैं जो कि डेवलपमेंट को देखते हुए वोट देने जाएंगे इस बार। और एक बात मैं समझा देता हूं कि आप जाति आधारित जो सामाजिक जाति समीकरण है वो तो एक वोट बैंक है, यूथ एक वोट बैंक है,
अनएम्प्लॉयमेंट एक वोट बैंक है। तो वोट बैंक मतलब उनका एक तबका रहता है जो किसी और से देते। तो बिहार में देखा जाए तो आज हम बोल रहे हैं कि आज जीविका मिशन दिया गया है, आज 10,000 दिया गया है, ये तो एक टाइम का है। बिहार में क्या हुआ था 2005 में जब नीतीश कुमार आए, तो उससे पहले वो अटल बिहारी की कैबिनेट में थे, उनका एक अच्छा इमेज था, वो इस्तीफा दिए थे रेल मंत्री से देने से। तो लालू का राज था, तो लालू नीतीश कंपेयर में नीतीश थोड़ा अच्छे दिखते थे जो इमेज ये में। तो वो लड़की लोगों को ड्रेस दिलवाना, स्कूल से साइकिल दिलवाना, जो 2005 से 10 से वो ये सब काम किए। जिन लड़कियों को वो साइकिल और ड्रेस दिए थे, वो आज सब मिडिल एज में है। कोई माता बन चुका है, कोई शिक्षात्री बन चुका है, कोई टीचर है, वो है। तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो नीतीश कुमार जी का 20 साल तक चले आ रहा है। और उसके बाद ये जो थोड़ा थोड़ा शराबबंदी हो गया, भले ही शराबबंदी अच्छे से नहीं हुआ है, बिहार में शराब मिलता है, पर आप किसी में सर्वे के बिहार के किसी भी तालुका पे चल जाओ और किसी भी महिला से पूछो, वो नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट देता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, नीतीश कुमार इन सब में उठकर, सब कास्ट से ऊपर उठकर महिला खुद का एक वोट बैंक बना चुके हैं। दूसरे राज्य में थे, पर नीतीश का ये तगड़ा वोट बैंक थोड़ा है। और वहीं ये सर्वे में भी देखने को हमको मिलता है कि नीतीश कुमार का जहाँ भी नाम आता है वहाँ पर महिलाओं का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मतलब इसमें नीतीश कुमार के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस मुद्दे पर वोट देंगे। अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो अर्बन और रूरल में हम अगर देखें तो अर्बन क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो 20% लोग जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट देंगे, पर वहीं ग्रामीण इलाके के लोग जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट देंगे वो है 25%। तो ग्रामीण का वोटर्स भी यहाँ पर काफ़ी जागरूक है। वहीं वर्क डन बाय द नीतीश गवर्नमेंट 24% लोग अर्बन में चाहते हैं कि वो उसको देखकर वोट देंगे, पर ग्रामीण में 19%। वहीं सीएम के फेस पर ऑलमोस्ट सेम है 14 एंड 15%, और पीएम के फेस पर दोनों तरफ बराबर है 17%। बेनिफिशियरी ऑलमोस्ट, हाँ जैसा हमने बात किया बेनिफिशियरी के मुद्दे पर, तो ये डबल है। ऑल्दो ये परसेंटेज कम है पर डबल है। अर्बन के लोग बेनिफिशियरी के मुद्दे पर 1% ही चाहते हैं कि वोट देंगे, पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेनिफिशियरी है ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है लोगों को, क्योंकि बिहार एक गरीब प्रदेश है। छोटा भी अगर फाइनेंशियल हेल्प होता है तो उनको काफ़ी मतलब वो मदद होती है। तो 2% ग्रामीण चाहते हैं कि वो बेनिफिशियरी देखकर मतलब वो वोट देंगे। और इसमें अन्य है जो 5% है अर्बन एंड रूरल में, ये अभी भी वो अपने वो या तो बता नहीं रहे या फिर वो कोई मूड नहीं बनाए कि वो क्या देखकर वोट देंगे। ऐसे 5% लोग हैं जो कि और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा उससे अपना वो डिसीजन बनाएंगे। और लगभग अगर हम जेंडर की बात करें तो महिला और पुरुष लगभग दोनों में समान ही सोचते हैं। जैसे हमने बात किया कि कितने परसेंट लोग मतलब क्या देखकर वोट देने जाएंगे, तो ये महिला और पुरुष में भी लगभग सेम है। डेवलपमेंट में 23 एंड 24%, वर्क डन बाय द गवर्नमेंट इज 19 एंड 20%, और वैसे ही पीएम एंड सीएम फेस पर 14 एंड 17%। तो जेंडर में ज़्यादा गैप इसमें नहीं देखने को मिलता है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें, जेन जी 18 से 24 साल, 25% ऐसे लोग हैं जो कि डेवलपमेंट को देखकर वोट देने जाएंगे इस बार। और 25 से 34 साल के जो वोटर्स हैं उसमें 29% ऐसे हैं जो कि अर्निंग ग्रुप है। ये 25 टू 34 ईयर से एम्प्लॉयमेंट वाला ये ग्रुप है, ये रोजगार चाहता है, ये सब कुछ देखता है, वो डेवलपमेंट देखकर वोट करेगा। 30% जो युवा हैं जो कि अर्निंग ग्रुप में है, कंट्रीब्यूटिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन ग्रुप में है, वो लगभग 30% ऐसे हैं जो कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। और वही 45 टू 55 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं लगभग 15% एंड 20% जो है डेवलपमेंट के बेसिस पर वोट देंगे। और सरकार के किए गए काम पर अगर हम देखें तो जो जेनजी है वो 18% है, उसको देखकर वोट देगा। वहीं जो अर्निंग ग्रुप है 25 टू 34 ईयर्स वो भी 18%, 35 टू 44 ईयर्स एज ग्रुप 21%, और जैसे जैसे हम लोग और आगे आएंगे 45 टू 50 ईयर्स एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो 26% ऐसे हैं जो कि नीतीश सरकार द्वारा किए गए काम को देखकर वोट देंगे। और सीएम और पीएम फेस पर लगभग सारे एज ग्रुप में समान है, 13, 14, 15% के बीच में है। मतलब बेनिफिशियरी वहीं मतलब 1 या 2% है जो कि उसमें वोट देंगे। अगर हम सोशल ग्रुप वाइज अगर लिस्ट देखें तो जो हमारे दलित समाज के जो वोटर्स हैं वो 15% ऐसे हैं जो डेवलपमेंट इशू पर वोट देंगे, 28% वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, 12% सीएम फेस पे, और 24% जो कि है
पीएम फेस पर दलित समाज के वोटर्स वोट देंगे। वहीं जो ओबीसी जो समुदाय है, ये लगभग 19% जो वोटर्स हैं ओबीसी समुदाय के, वो नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम पर वोट देंगे और 26% डेवलपमेंट के बेसिस पर वोट देंगे। सीएम फेस और पीएम फेस 14% और 17% है। अपर कास्ट का जो वोटर है वो पीएम फेस पर इसका परसेंटेज बढ़ के 20% हो गया है और वर्क डन बाय नीतीश सरकार 30% है और डेवलपमेंट के बेसिस पर इनका परसेंटेज घट के जहां सारे ग्रुप में मोर देन 22-23% होता था, इनका 17% हो गया है। अगर मुस्लिम वोटर्स का दोगे, जो कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट वोटर्स है, 33% मुस्लिम वोटर्स जो कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इशू पर वोट देंगे और 21% सीएम फेस पर और मात्र 5% पीएम फेस पर ये वोट देंगे और वर्क डन बाय द नीतीश गवर्नमेंट 7% पे वोट देंगे। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो 5वां सवाल था कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो इसके बारे में जो डिटेल था, क्या परसेंटेज है, उसका ज्योग्राफिकल परसेंटेज क्या है, कौन सा वर्ग क्या सोचता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो आप स्क्रीन में भी देख चुके हैं, जो कौन सा इशू है जो बड़ा मुद्दा बनता है बिहार में। जी देखिए, जब ये चुनाव मुद्दा का बात आता है तो ये जो इसमें एक अभी नई जो सबसे ज़्यादा एंट्री हुई है, रिसेंट एंट्री, जिसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अभी हो रहा है, वो देखना है कि वो आगे किस हद तक ये बढ़ता है, जो कि है वोट चोरी का मुद्दा। इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क और बाकी चीज़ें, एजुकेशन, ये सब कुछ था। पर जो अभी वोट चोरी का मुद्दा आया है, ये अचानक से काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बन के 2 नंबर मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। जब इसका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, जैसे हमने बात किया, ये अभी भी 34.2% है, जो कि चुनावी मुद्दा, इस पर लोग वोट देंगे। और वोट चोरी जो कि 21% है, जो अगस्त से उसका बात मिलना चला, और 2 महीने में ये 21% लगा, लगभग ये लोगों के दिमाग में है। बिल्कुल। और ये जो प्राइस राइज और जो करप्शन है, ये लगभग 8% के आसपास है और बाकी जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये 5 से 6% के बीच में दिख रहे हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल कर दीजिए, कौन सा भौगोलिक दृष्टिकोण में किसे दिखते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम अर्बन और रूरल में देखें तो अर्बन क्षेत्र में जो वोट चोरी का मुद्दा है वो 26% है। अर्बन एरिया में 26% लोग वोट चोरी को एक चुनावी मुद्दा मानते हैं। वहीं रूरल में ये 19% है। पर अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन अर्बन में 30% है, क्योंकि अर्बन में जाहिर सी बात है कि वहाँ पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, पर रूरल में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उतना नहीं है, तो वहाँ से ज़्यादा पलायन होते हैं। इसलिए 36% जो ग्रामीण जो वोटर्स हैं वो सोचते हैं कि एक पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। और बाकी जो हमारा जो एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वो 5 से 8% के बीच में, जो कि तीसरे, चौथे, पाँचवें मुद्दे पर बन के आएंगे। वहीं अगर मेल और फीमेल की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसा कि वोट चोरी का जैसा कैंपेन किया गया है, महिलाओं और पुरुषों में ये बराबर के आसपास लोग सोचते हैं, जो कि 21-22% है, ये कि एक मुद्दा बनेगा। और वहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी लगभग 33 और 35% है। अगर हम एज ग्रुप की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि है 18 से 24 साल और 25 से 34 साल में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 18 से 24 साल जो कॉलेज पास आउट बच्चे हैं, जो कि अभी अपना फर्स्ट जॉब के बारे में सोचेंगे, उसमें 41% सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है, 41%। वहीं 25 to 34 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो 38% सोचते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहीं पर अगर वोट चोरी का मुद्दा हम अगर देखें तो ये जो जेनजी है 24% सोचता है। 25 to 34 ईयर्स में 21% वोटर सोचते हैं कि ये एक मुद्दा बनेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो 22% सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और वहीं वोट चोरी सीनियर सिटीजन में भी लगभग 19% लोग सोचते हैं कि वोट चोरी एक मुद्दा बन के आएगा। अगर हम इसको सोशल ग्रुप के माध्यम से अगर देखें तो एससी समाज में, जो कि दलित समाज में, 35% लोग सोचते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और माइग्रेशन है यह एक चुनावी मुद्दा होगा। वहीं 21% दलित समाज सोचता है कि वोट चोरी एक मुद्दा बन के सामने आएगा। ओबीसी में भी अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखें 35%, वोट चोरी में 17%। और वहीं अगर अपर कास्ट में देखें तो वोट चोरी का जो मुद्दा है अपर कास्ट
वो समझते हैं कि मात्र 10% सोचते हैं कि वोट चोरी एक मुद्दा होगा, पर 37% इसमें भी सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा होगा। पर मुस्लिम वोटर्स अगर देखें, इससे भी पता चलता है कि मुस्लिम वोटर का सपोर्ट किस तरफ होगा, महागठबंधन की तरफ ही ज़्यादा होगा, क्योंकि 42% मुस्लिम वोटर वोट चोरी को समर्थन करता है और 28% अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन को सोचता है कि यह एक चुनावी मुद्दा होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे दूसरे सर्वे के साथ और बिहार राजनीति में जो डेवलपमेंट रहता है वो नए न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।